तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 7 के विज्ञान का 8वां अध्याय पादप में जनन के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे जनन क्यों आवश्यक है, पौधों में जनन की विधियां क्या-क्या हैं, कलम, मुकुलन, खंडन तथा बीजाणु किस प्रकार की जनन विधियां हैं, एक लिंगी पुष्प तथा द्विलिंगी पुष्प क्या है, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, बीज प्रकीर्णन कहने का क्या तात्पर्य है। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतु के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे जनन की विधियां के बारे में। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक वे भाग को कहते हैं जो भाग पौधों से अलग होकर भी एक नए पौधों को जन्म देने की क्षमता रखता हो। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों में पुष्पित होते देखा होगा। यह पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्प की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो चलिए अब हम जान लेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। यहाँ पहेली कुछ कहती है। पहेली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानती थी कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कायिक प्रवर्धन आखिर क्या है। तो बच्चों, कायिक प्रवर्धन को जानने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं पौधों के उगाए जाने की प्रक्रिया के बारे में। पौधे दो प्रकार से उगाए जाते हैं, बीज द्वारा प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। जब बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन जड़, तना, पत्ती
शाखा ये पौधे के अंग है। जब इन अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली या मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से प्राप्त होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 8.1। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब आपको जानना है ये कलम बांधना आखिर क्या है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक पौधे के ऊतक दूसरे पौधे के ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं जिससे दोनों के ऊतक मिल जाते हैं। अब कलम की मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ या मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। यहाँ पर आपको पर्व संधि और अक्ष से जुड़ी कलिका को दिखाया गया है कि किसी गुलाब के तने की कलम से जनन आखिर किस प्रकार होता है। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्प को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ा वह बिंदु में भी कलिकाएं या मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं परोह या अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं। कायिक कलिकाएं भी एक नए पादप को जन्म दे सकती हैं। इस बात को जानने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 8.2। एक ताजा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिकाएं या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह को आंख कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोद कर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि वहां से कुछ जड़ें निकल आई हैं। इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। अदरक का एक टुकड़ा जिसमें से नए पादप अंकुरित हो रहे हैं। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल को नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादप की जड़ें या मूल भी नए पादप को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया या डहेलिया। यहाँ आप ब्रायोफिल्म की पत्तियां देख पा रहे हैं जिसके किनारे पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं।
प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। यहाँ बूझो कुछ जानना चाहता है। चलिए जानते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन से कोई लाभ है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन से कई सारे लाभ होते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि या कॉपी होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता या जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। अब हम जान लेंगे मुकुलन के बारे में। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका या एक कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है, इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करनी पड़ेगी। बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे बाद इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड या पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखिए आपको क्या दिखाई देता है। आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध या मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग या अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। अब हम खंडन के बारे में जान लेंगे। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे, जैसा आपको इस चित्र में दिखाया गया है। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। स्पाइरोगायरा या एक शैवाल में खंडन किस प्रकार होता है। अब हम जान लेंगे बीजाणु निर्माण के बारे में। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं
तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्ण जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। अब हम जान लेंगे लैंगिक जनन के बारे में। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। क्रियाकलाप 8.4। चलिए पुंकेसर और स्त्रीकेसर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्रीकेसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे मक्का, पपीता और ककड़ी, खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। यहाँ पर आपको पुंकेसर और स्त्रीकेसर के कुछ भाग दिखाए गए हैं जो आपने पिछले क्लासेस में भी जरूर पढ़े होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। यहाँ बूझो कुछ जानना चाहता है। बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो चलिए जानते हैं। अब हम जान लेंगे परागण के बारे में। सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि पराग कण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर पराग कण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ पराग कण गिर जाते हैं। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागगण कहते हैं। यहाँ बूझो कुछ जानना चाहता है। बूझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगी और सुगंध युक्त क्यों होते हैं? क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है? तो बिल्कुल बच्चों, पुष्प इतने अच्छे और
सुगंध युक्त और रंग बिरंगे इसलिए होते हैं ताकि वहां पर कीट आकर्षित हो सकें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पुष्प में परागगण दिखाया गया है। स्वपरागगण कैसे होता है और पर परागण कैसे होता है, वह आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो बच्चों, आगे बढ़ेंगे। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। अब हम जान लेंगे निषेचन के बारे में। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। निषेचन की प्रक्रिया या युग्मनज निर्माण होने की प्रक्रिया। अब हम जान लेंगे फल और बीज का विकास के बारे में। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट इत्यादि। जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है, सेब का एक भाग और बादाम का भाग, जहाँ पर एक फल रसीला है और दूसरा फल कठोर है। अब हम जानेंगे बीज प्रकीर्णन के बारे में। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्र पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों या नए उगे पौधों के बीज धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिद में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायता करता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। यहाँ आपको सहजन या ड्रम स्टिक और द्विफल या मैपल के बीज को दर्शाया गया है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन या ड्रम स्टिक तथा द्विफल या मैपल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक या मदार के रोमयुक्त बीज और सूर्यमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा
फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन या तैर करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल, कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी या कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार या आंख के रोमयुक्त बीज, इनके उदाहरण यूरेना एवं जैंथियम है। यहाँ पर आपको जैंथियम का एक चित्र दिखाया गया है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि पादप में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है और साथ में आपने कई बिंदुओं को जाना। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।